18 अक्टूबर 2004 की रात तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पप्पारापट्टी के पास एक सुनसान सड़क पर एम्बुलेंस जैसी दिखने वाली एक गाड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे लोग बीमारों की तरह कपड़े पहने हुए थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन कुछ ही पलों बाद गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया। 20 साल तक 3 राज्यों की पुलिस को चुनौती देने वाला आदमी जमीन पर गिर चुका था। उसका नाम था कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में जन्मा वीरप्पन एक साधारण ग्रामीण परिवार से था। ये गांव कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ के लोगों की जिंदगी जंगल से जुड़ी थी। शिकार, लकड़ी और खासकर चंदन। उस दौर में चंदन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद कीमती था। सरकारी नियंत्रण सख्त था, लेकिन तस्करी का नेटवर्क पहले से सक्रिय था। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण प्रशासनिक पकड़ कमजोर थी। किशोरावस्था में ही वीरप्पन स्थानीय शिकारियों के संपर्क में आया। शुरुआत शिकार से हुई, फिर हाथी दांत और चंदन की तस्करी तक बात पहुंच गई। धीरे धीरे उसने जंगल की पगडंडियों, पहाड़ियों और रास्तों को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह पहचान लिया। 1970 के दशक में वह सक्रिय रूप से तस्करी में शामिल हो चुका था। हाथियों का अवैध शिकार कर दांत निकालना और चंदन की लकड़ी काटकर सीमा पार पहुंचाना उसका मुख्य काम बन गया। लेकिन हालात तब बदले जब उस पर वन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप लगे। 1980 के दशक तक वह एक सशस्त्र गिरोह का सरगना बन चुका था। सत्यमंगलम और बिलीगिरी रंगना की पहाड़ियां उसके लिए किले की तरह थीं। लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर में फैले इन घने जंगलों में पहाड़, घाटियां और जटिल भूगोल था। 3 राज्यों की सीमाएं यहां मिलती थीं। पुलिस एक राज्य में घेरती, वह दूसरे राज्य में गायब हो जाता। जंगल उसका सबसे बड़ा हथियार था। ग्रामीणों के साथ उसका रिश्ता जटिल था। कुछ लोग डर की वजह से मदद करते थे, कुछ को आर्थिक लाभ मिलता था, लेकिन बहुत से लोग उसके कारण पीड़ित भी हुए। पुलिस की छापेमारी और पूछताछ से निर्दोष ग्रामीण भी परेशान हुए। इससे प्रशासन और जनता के बीच अविश्वास बढ़ता गया। 1993 में पालार के पास हुए विस्फोट में कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना ने प्रशासन को झकझोर दिया। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों ने विशेष कार्यबल STF का गठन किया। हजारों जवान जंगलों में तैनात किए गए। अभियान लंबा चला, कई बार पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा। जुलाई 2000 में कन्नड़ सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता डॉक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया गया। ये घटना पूरे देश में सनसनी बन गई। कर्नाटक में तनाव बढ़ गया। सरकार पर भारी दबाव था। वार्ता चली, मध्यस्थताएं, और 108 दिनों बाद राजकुमार रिहा हुए। इस घटना ने वीरप्पन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। समय के साथ STF की रणनीति बदली। सीधे टकराव की बजाय खुफिया नेटवर्क पर जोर दिया गया। स्थानीय संपर्क, सूचनाओं का जाल और लंबी योजना के साथ एक निर्णायक कदम की तैयारी शुरू हुई। 18 अक्टूबर 2004 को ऑपरेशन कोकून को अंजाम दिया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, लेकिन गोलीबारी में वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे गए। इसके साथ ही लगभग 2 दशकों से चल रहा पीछा समाप्त हो गया। वीरप्पन पर 100 से अधिक हत्याओं, हजारों हाथियों के शिकार और करोड़ों की चंदन तस्करी के आरोप थे। उसके कारण सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। उसकी मौत के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छूट गए। क्या जंगलों की तस्करी खत्म हुई? क्या सीमावर्ती इलाकों की समस्याएं दूर हुईं?